नमस्कार। आज की डीएनएम चर्चा में आपका स्वागत है। और आज सबसे ज्यादा गर्म बिहार है। बिहार में एक तरफ प्रशांत किशोर सूची जारी कर रहे हैं, दूसरी दूसरी तरफ जो लालू यादव का परिवार है उस पर आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आरोप तय किया है, क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर तेजस्वी यादव को फायदा होगा, ये हम इस चर्चा में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये जो है प्रशांत किशोर जी दूसरी सूची जारी कर रहे हैं, तो कुछ देर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते हैं लाइव और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब करीब निशुल्क लड़ा है और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभय कांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचार से ये हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जन सुराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने गांडी उठाई थी, वैसे भागलपुर से जन सुराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बाकी मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। हमने कहा था कि जन सुराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे, और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, और मैंने मन से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन सुराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, तो उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66। इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं, बच गई। हम इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि बहुत लंबी चलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही कोई और महत्वपूर्ण मुद्दा आता है तेजस्वी को लेकर के, अगर कोई सवाल उनसे पूछा जाता है, क्योंकि तेजस्वी के परिवार पर आज एक तरीके से कहेंगे कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो उस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कर देंगे। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव देख रहे थे।
आज की इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर हैं रामदत्त त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुमार भवेश चंद जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले बिहार के चूंकि एक्सपर्ट हैं हमारे कुमार भवेश चंद जी, बिहार में बहुत लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है और बिहार के रहने वाले भी हैं। तो मैं भवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज ये जो घटनाक्रम हुआ है, अचानक ये बदला है, जिसकी हमको संभावना लग रही थी पहले से कि कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे ऐसा लगेगा कि ये मतलब तेजस्वी को घेरा जा सके। तो ये जो तेजस्वी की जो घेरने की जो प्रक्रिया, ये जो कदम उठाया गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ परिवर्तन आएगा। तो चुनाव में क्या परिवर्तन आएगा, ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। भवेश जी आपसे सबसे पहले। अवनीश जी आपका स्वागत है। जी देखिए, ये जो आज कोर्ट का फैसला है और माना जा रहा था कि जब जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आएगा, ये जो IRCT का जो मतलब ये जो घोटाला है IRCTC का, जो जिसमें है कि रेलवे का जो एक 2 होटल जिसको दिया गया टेंडर, उसके बदले में लालू यादव के परिवार ने उसका कुछ लाभ उठाया, उससे कुछ जमीनें ली। ये मामला था, बहुत पुराना मामला है, ये लंबे समय से चल रहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये अचानक जब चुनाव बिल्कुल सिर पे है, जब प्रत्याशियों का ऐलान होने जा रहा है, जब गठबंधन में सीटों का तालमेल बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ रहा है, तब ये फैसला क्यों आया, तब ये जो है तब ये कार्रवाई क्यों आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये इसको लेकर आज बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव फंस गए, और तेजस्वी यादव जो है उनको सीएम का उम्मीदवार कांग्रेस इसीलिए नहीं सहयोग कर रही थी या समर्थन कर रही थी क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर इस तरह की तलवार लटक रही थी। जबकि दूसरी तरफ जो तेजस्वी समर्थक हैं या जो बिहार के चुनावी माहौल को जज कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव को एक फायदा दे जाएगा, एक विक्टिम कार्ड खेलने का उनको एक अच्छा मौका मिल गया। जो सवाल मैं कर रहा हूं कि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि इसकी टाइमिंग ये क्यों है, क्यों इसी लेकिन समय मैं ये भवेश जी फैसला। आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या विक्टिम कार्ड तेजस्वी खेलेंगे, तेजस्वी को फायदा होगा, या फिर जो बीजेपी, हालांकि इस पर्दे के पीछे इसके बीजेपी ही है, इसकी टाइमिंग जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं बीजेपी ही मानता हूं, जो केंद्र की सरकार है वो इसके पीछे है। तो क्या इससे बीजेपी को फायदा उठा पाएगी? बीजेपी क्या उनको कोई डेंट कर पाएगी, या फिर तेजस्वी विक्टिम कार्ड खेल ले जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के या लालू यादव के खिलाफ में जो एक उनके विरोधियों का जो एक नैरेटिव है कि भाई सबसे बड़ा तो यही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का राज आएगा तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। ये एक नैरेटिव शुरू से ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे तेजस्वी यादव और एंड कंपनी यानी महागठबंधन जैसे जैसे अपने चुनावी अभियान को थोड़ा मजबूती देता है, जैसे राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, उसके बाद से ये नैरेटिव को और जोर दिया गया, सोशल मीडिया पर इसको प्रचारित किया गया और भी नेताओं के बयान के जरिए इसको बढ़ावा दिया गया। लेकिन असलियत ये है कि ये नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला है, इसको लेकर तेजस्वी यादव से कई बार सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि अभी तो मामला कहाँ था, किस अदालत का फैसला है, किस अदालत के फैसले से लालू यादव को जेल जाना पड़ा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई बाकी है। ये सिर्फ एक षड्यंत्र है हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे परिवार की राजनीति के खिलाफ। तो वो लगातार ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार के खिलाफ एक उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको पॉलिटिकल, चूंकि उन्होंने बिहार में एग्रेसिवली काम किया है, बिहार के पीड़ितों को एक न्याय, उनको एक आवाज दी है और इसलिए उनको दबाया जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि वो इसी बात को लेकर अभी जो मीडिया में बहुत सारे जो इंटरव्यूज आ रहे थे और जो पॉडकास्ट आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, उसमें वो यही तर्क दे रहे हैं कि मुझे भी फंसाया जा रहा है। और आप बताइए कि जिस समय ये रेल वाला जो मामला है जिसमें जमीन के बदले काम मिला, उसमें उस समय मेरी उम्र क्या थी। तो ये सवाल जनता की अदालत में है और मुझे लगता है ये चुनाव इसका फैसला करेगा
और जो एक गोलबंदी तेजस्वी यादव के पक्ष में यादवों की, मुसलमानों की, और एक जो उनके एग्रेसिव अप्रोच से, या आप कहिए कि जो नीतीश कुमार का जो उनके बारे में एक धारणा बनी कि अब वो कमजोर होते जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो दूसरे बड़े चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव का उदय दिखाई दे रहा है बिहार में, जिसको लेकर तेजस्वी यादव प्रशांत का किशोर भी उदय बहुत ही दिखाई दे रहा है। आक्रामक है। मैं आपके पास लौटता हूं। अवनीश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स को आप भी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, कि क्या ऐसे केसेज में फायदा जो विक्टिम होता है उसे मिलता है, या फिर जो इस केस को फंसाने की कोशिश कर रहा है तेजस्वी यादव को, उसको फायदा मिलेगा? फायदा किसको मिल सकता है इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव का मौका है। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ का मामला देखें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को महादेव घोटाले में ही सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो इसमें क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव को कोई बेनिफिट होगा, या फिर बीजेपी को कोई फायदा होगा? देखिए, फिलहाल तो अभी मामला हाईलाइट है, और इस मामले की चर्चा हम जब कर रहे हैं, चाहे टीवी चैनल्स पर, तमाम सारी जगहों पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सब जगह ये मुद्दा चर्चा का विषय पिछले 24-48 घंटे से है। और मुझे लगता है शायद यही बीजेपी या एनडीए चाहता भी रहा होगा कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। अब चूंकि केस की तारीखें इस तरीके की हैं और उसमें चार्ज फ्रेम होने की बात है, चार्ज फ्रेम हो गया है, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं। इसमें बहुत दिलचस्प पहलू है, 2-3 तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो खास तौर पर टाइमिंग एक मुद्दा है ही, और राजनीति में साम दाम दंड भेद सब लगता है, ये सब जानते हैं, और टाइमिंग का खेल, अप्रोचेस इसी तरीके से करते हैं। वो अमित शाह का भाषण आरजेडी के नेता परसों से ही लगातार दिखा रहे हैं, जब से उनको पता है कि कोर्ट में जाना है। परसों से ही वो अमित शाह का स्पीच दिखाया जा रहा है, जिस स्पीच में अमित शाह ये कहते हैं कि तेजस्वी को चुनाव लड़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो भाषण इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक बात समझनी होगी, देखिए, ये भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पार्टी स्ट्रक्चर, जंगल राज, ये किसके साथ कैसे चिपकेगा? जिसके पॉलिटिकल बेस में जिस तरीके का गम होगा, मतलब जिस तरीके का वो चिपकाने की उसकी क्षमता होगी, वैसे ही वो चिपकेगा। अब अगर यही बात जेडीयू के लिए उल्टी कह दी जाए तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आरजेडी के साथ वो ऑलरेडी चिपकी हुई है। मतलब आरजेडी का जो वोटर है वो ये जानता है कि हमारी पार्टी या जो भी पार्टी का वो समर्थक है, उसके साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। उसको ये पता है कि जंगल राज को लेकर के आरोप लगेगा, और ये सब आरोप लगते रहे। उसको ये भी पता है कि हमारे नेता को भी घेरा जाएगा, उन पर परिवारवाद का भी आरोप लगेगा, उनके बेटा बेटी सबके अलग अलग तरह की संपत्तियों की भी पड़ताल होगी, ये सब उनको पता है। बावजूद इसके 2020 में भी वो ये सब चीजें अलग तो थी नहीं ना। ऐसा था कि ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, मुकदमा दर्ज था। मुकदमा 2017 में दर्ज हुआ, जुलाई 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया। सीबीआई ने ये केस दर्ज किया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उसके अलावा आईआरसीटीसी के जो एमडी थे गोयल, उनके खिलाफ, और ये सुजाता जो कंपनी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, इन सब के खिलाफ केसेस हुए थे। तो 2020 के चुनाव में हम और आप ये सब जानते हैं कि महज कुछ रणनीतिक चूक के नाते तेजस्वी यादव सोलो मुख्यमंत्री बनने से बच गए, मतलब रह गए। अगर वो कुछ गलतियां या कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ कोलिजन को लेकर के कुछ काम उनका, उसमें थोड़ी अपरिपक्वता उनकी दिखी, अगर वो शायद नहीं रही होती, तो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन मेंटेन किया था और जो एक नैरेटिव रोजगार का बनाया था, वो उनको सपोर्ट कर गया। बावजूद इसके कि वही जंगल राज, वही लालू यादव का बैकग्राउंड, वही जंगल राज की बात, वही कानून व्यवस्था की बात, ये सब उस वक्त स्थापित थी। अब लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तेजस्वी यादव ही बने बिहार में। मैं कह रहा हूं सरकार ही बना लेते फिर तो, मतलब वो 10 सीटों का अंतर था, सरकार बना सकते थे। अब आज की तारीख और जब चुनाव की बात है, देखिए, चुनाव के समय आमतौर पर रणनीतिकार इस बात से बचते हैं कि चुनाव के समय कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज की इस तरीके की घेराबंदी न की जाए। लेकिन चूंकि बीजेपी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती रही है, उसका अप्रोच बहुत एग्रेसिव है, उनको कई चुनाव से गंवाने भी पड़े, लेकिन ज्यादातर उनको हासिल हुए हैं। चाहे वो, जैसे आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, उन्होंने वो महादेव लॉटरी वाला मामला चिपकाया और वो चिपक गया, और जीती हुई जो राज्य था वो कांग्रेस पार्टी गंवा बैठी। तो रणनीतिक तौर पर ये इस चीज को समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, या समझाना पड़ेगा जनता को, वोटर को,
कि किस तरीके से, क्योंकि जब तक पब्लिक बिहार की सेंटिमेंटल, आप 2015 में देखा एक डीएनए का मुद्दा, नरेंद्र मोदी ने भाषण में डीएनए की बात कह दी थी और वो कैसे बिल्डअप हुआ था और वो कितना भारी पड़ गया। इमोशनली कैसे आप वहां के वोटर को कनेक्ट करेंगे, ये अगले 20 दिन आपको दिखाना पड़ेगा। आपके पास ये मामला चिपक चुका है, पहले से चिपका हुआ है, आपको भ्रष्टाचार के आरोप से आप नहीं, अब आपको तो इसकी टाइमिंग को लेकर के सहानुभूति लेनी है, आपको घेरा जा रहा है, इसको सहानुभूति लेनी है। 89 में जन्म हुआ तेजस्वी का, अब उस समय उनकी 16-17 साल उम्र रही होगी जब ये टेंडर फाइनल हुआ, यानी 2006 में जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। तो वो ये जो बात कह रहे हैं कि वो नाबालिग थे, ये बात सरकार को भी पता होगी, ये बात सीबीआई को भी पता होगी, और ये बात कोर्ट को भी पता है कि इस मामले में आसानी से लाभ जो है वो तेजस्वी यादव को अंत में जब इस मामले में डिसीजन आएगा तो मिल जाएगा। लेकिन आज लालू राबड़ी पर आप 100 और मुकदमे कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तेजस्वी यादव पर डालेंगे मुकदमा तो फर्क पड़ेगा। दूसरी रही कांग्रेस पार्टी की बात, की कांग्रेस इसलिए सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है, मैं नहीं मानता। उसकी वजह क्या है, गांधी परिवार खुद ही इस तरह के मामलों में घिरा हुआ है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, वो ऑलरेडी उसमें जमानत पर हैं। उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तो कई सारे आरोप लग गए, वो भी जांचें चल रही, ईडी से लेके सीबीआई तक चल रही हैं। तो और राहुल गांधी खुद जाने कितने मामलों में बेल पे, ठीक है, कोई स्पीच से जुड़ा है, कोई उनके स्टेटमेंट से जुड़ा है, कोई किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये मुद्दा नहीं हो सकता, परसेप्शन मुद्दा हो सकता है, और लेकिन कैसे उस परसेप्शन के साथ जाना है वो बड़ी बात है। क्योंकि अब सामने नीतीश कुमार नहीं है, देखिए नीतीश कुमार अब डमी की तरह है, डमी की तरफ उनके पीछे बीजेपी है। मैं आपके पास अवनीश जी लौटता हूं। रामदत्त जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो अभी अवनीश जी ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार भी इसी तरह के मुद्दों से घिरा हुआ है, और इसी तरह का मुद्दा एक तरीके से तेजस्वी का परिवार भी घिरा। हालांकि तेजस्वी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला नहीं है, जो आज कोर्ट ने साफ किया, उनको 420 बी, 420 120 बी और 420 आईपीसी की धारा के तहत उन पर ट्रायल ये मुकदमा चलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, किस तरीके से लोग विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर माने जाते हैं। अभी उनकी मां को एक कोई कौन आदमी ने गाली दिया आज तक पता नहीं चल पाया, उन्हीं की सरकार है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री और पूरे देश में कांग्रेस के स्टेज से तो दिया गया, लेकिन किसने दिया ये नहीं पता चल पाया आज तक। हालांकि ये पुलिस को जांच करना चाहिए था, बताना चाहिए था किसने दिया, लेकिन इसको लेकर के मोदी जी बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। हालांकि ये चला नहीं, पूरे देश में इसको लेकर के बीजेपी ने पूरा एक माहौल बनाया। तो विक्टिम कार्ड में क्या तेजस्वी यादव कोई विक्टिम कार्ड खेलेंगे इस मुद्दे पर, और अगर विक्टिम कार्ड वो खेलते हैं तो क्या उनको कोई फायदा मिलेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो अवनीश जी और भवेश जी ने किया चर्चा की कि जो तेजस्वी को कैंडिडेटर क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, क्या वाकई ये मामला आरोपों वाला है, या फिर एक मामले की और चर्चा है कि जो यादव है उससे थोड़ा सा ओबीसी का जो वर्ग है वो थोड़ा सा कटता है, तो इस वजह से कांग्रेस और तेजस्वी के बीच एक कोलैबोरेशन है कि हम तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन विक्टिम कार्ड मतलब जो ओबीसी वोटर है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, और वो हमारे साथ आए, जब वो इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या इन दोनों पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख गए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जाहिर है कि जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो तो ये कहेंगे कि देखिए ये इतने सालों से ये चारा खा गया, चारा घोटाला का आरोपी है। और देखिए लालू यादव की जो मुश्किल ये है कि उनमें खाली बीजेपी ने नहीं किया, वो देवेगौड़ा सरकार ने भी इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी, क्योंकि देवेगौड़ा सपोर्ट उस समय प्राइम मिनिस्टरशिप में नहीं कर रहे थे, तो वो, और उसी समय सारा सीबीआई वगैरह, देखिए आप जानते हैं कि सीबीआई, ईडी और कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं चाहता तो ये नहीं होता। और मुझे उस समय
जिस अफसर ने गिरफ्तार किया था लालू यादव को, उसने कहा कि देखिए लालू यादव एकमात्र, वो कंपेयर कर रहे थे कि अगर यही जांच हम मायावती के खिलाफ करते तो मायावती हमको एक कागज नहीं देती। लालू यादव ने खुद ही जांच का ऑर्डर कराया था और सारी फाइलें दे दिया था, तो उन्होंने खुद ही अपने खिलाफ, क्योंकि उनको लगता था दूसरे कोई बहुत ज्यादा चारा घोटाले में पैसे वैसे का लेन देन नहीं था, कुछ टिकट विकट का जो भी था, बहरहाल उनका ऐसा कहना था। ट्रेजरी का स्कैम ज्यादा था, वो ट्रेजरी का स्कैम था बेसिकली। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई तो ट्रेजरी से जब पैसा निकलता है तो ट्रेजरी अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उस विभाग का जो अधिकारी जिले का होता है वो जिम्मेदार है। क्या चीफ मिनिस्टर सारी ट्रेजरी में जाता है पैसा निकालने के लिए? तो ये भी एक वो कभी डिटेल चर्चा करेंगे कि भाई जिन लोगों ने पैसा निकाला, जिन्होंने चेक बनाया, जिन्होंने बिल बनाया, उनको तो आपने नहीं पकड़ा, और आप चीफ मिनिस्टर रामदास जी हम मुद्दे पर रहें। नहीं, हमारा मुद्दे तो वही स्थिति लालू जी के परिवार की इस समय है कि भाई बीजेपी और मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि उनका अधिक से अधिक समय, माइंड, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो। अब आज देखिए, आपने दिखाया कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जैसे ही वो तेजस्वी के बारे में बोलेंगे भवेश जी, हम उसको फिर दिखाएंगे। बोलने तो दीजिए। लेकिन लालू यादव बेचारे वो व्हील चेयर में बैठ के वहां राव देवनी कोर्ट जा रहे हैं, वहां तेजस्वी भी जा रहे हैं, राबड़ी देवी भी जा रहे हैं, तो आखिर माइंड, एनर्जी, टाइम तो वेस्ट करा रहे हैं ना। तो और आप ये भी देखिए ना, और अदालतों को भी हम जानते हैं, लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट सभी किस तरह से काम होता है। तो बहरहाल इस समय जो कोशिश है बीजेपी की, वो फिर से ये पेंट करना है। तो वो बीजेपी ये बताना चाहती है कि केवल लालू नहीं है, जो उनका बेटा तेजस्वी भी ये सारे, आपने कहा 120 बी है, तो 120 बी का मतलब है कि जो मेन आरोप है वही सजा आपको 120 बी वाले को मिलती है, ऐसा नहीं कि उसको कम मिलती है। तो एक लड़का जो 16, 17, 18 साल का है, उसको आप किस आधार पे मुलजिम बना रहे हैं? क्या वो लालू यादव के दफ्तर में जाता था? क्या वो बैठ के टेंडर निकालता था? क्या वो टेंडर के अप्रूवल में कहीं उसका रोल था? तो ये सब चीजें देखने की बात है। देखिए ये, और हम सब जानते हैं कि मोदी जी पर कम आरोप थे, और कैसे कैसे कोर्ट से कैसे कैसे उन्होंने अपना सब वो किया। अमित शाह खुद तड़ी पार हुए थे, बिहार गुजरात से बाहर किए गए थे, और कैसे कैसे उनके केस समाप्त हुए, और जाने कितने लोग जो आरोपी हैं और सजा याफ्ता हैं वो बीजेपी में ठाठ से रह रहे हैं, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है करप्शन हुआ होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर पॉलिटिकल राइवलरी नहीं होती तो ये स्थिति नहीं आती। और जाहिर है कि जो लालू के समर्थक हैं उनकी सहानुभूति बढ़ेगी, और जो विरोधी हैं वो प्रचार करेंगे कि देखिए ये तो बेईमान है, चाराचोर हैं, ये जमीन लैंड के बदले जो है वो घोटाला इन्होंने किया, और वो लैंड के बदले इन्होंने नौकरियां दिया, वो भी 10 नवंबर को लगा है, मतलब केस। तो जाहिर है कि चुनाव के वक्त ये आपका वीडियो आपका फ्रीज कर जा रहा है, आप जरा वीडियो सही करिए। मुझे तो नहीं लग रहा, हम देख रहे हैं ना फ्रीज कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। तो मैं तब तक जो है मैं कुमार भवेश जी से समझना चाहूंगा क्यों वीडियो फ्रीज कर रहा है, जरा आप देखिए, मैं भी देखता हूं। भवेश जी, ये मैं समझने की कोशिश करूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा कि विक्टिम कार्ड में तेजस्वी को अगर वो खेलते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं 38 जिलों में और जाकर के बताते हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद पर रोकने के लिए ये सारे कवायद की जा रही है, और अमित शाह पहले ही बयान दे चुके हैं इस तरह का, तो क्या उनको कोई बेनिफिट होगा? खोलिए माइक उनका। तेजस्वी यादव ने जब जो उन्होंने पाला बदला था नीतीश कुमार ने, उसके बाद उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी, और उस समय जिस तरह के वो भाषण दे रहे थे उसमें वही सारी बातें थी। उसमें अब ये जुड़ जाएगा कि ये मामला भी सामने आ गया है, मुझे आरोपी बना दिया गया है और मुझे 7 साल की सजा हो सकती है, ये सारी चीजें आएंगी और पब्लिक को भी मालूम है। तो निश्चित रूप से वो एक विक्टिम कार्ड खेलने जाएंगे, खेलेंगे,
और इसका लाभ उनको इसलिए मिल सकता है क्योंकि एक पहले से उनके कास्ट के लोग जो उनका कॉम्बिनेशन है यादव मुस्लिम, पहले से उनके साथ फिर से वापस लौट रहे थे, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो उनकी उम्मीदें थी, जिस उम्मीद के साथ बहुत सारे यादव लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए थे, वो धीरे धीरे उनकी वो उम्मीद निराशा में बदल रही थी। तो अब एक बार फिर से एक पोलराइजेशन का दौर बिहार में देखा गया, जिसकी एक झलक जो है आपको 2020 के चुनाव में दिखाई दी कि तेजस्वी यादव के साथ न केवल एमवाई थे, बल्कि तेजस्वी यादव चूंकि उस समय की सभाओं में A to Z का भी एक ऐलान करते थे कि सभी के लिए काम करेंगे, सब हमारे हैं, तो वो भी एक उसका नतीजा दिखाई दिया, और जिसकी वजह से वो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी और सबसे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी आखिरकार बनी। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब यही है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से ये मामला भुनाने की कोशिश करेंगे, और जो उनके अपने वोटर हैं वो और कंसोलिडेशन के साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी और उनके साथ अलायंस के साथ जाएंगे। ये सारी बातें ठीक है, अवनीश जी कह ही रहे थे कि ये सारी बातें कोई नई नहीं है, ये आरोप नए नहीं है, ये आरोप इस वक्त लगाया गया है, ये और हो सकता है कि बैकफायर करेगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी जिस तरह से इनको ग्रिल करना चाह रही है, इनको घेरना चाह रही है, वो बिहार की पब्लिक समझ जाएगी कि समझ भी रही है कि बहुत सारे मामले में SIR से लेके बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है उनकी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उनको अपने जमीन पर उनको समर्थन नहीं दिखाई दे रहा है, जो लंबे समय तक वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक शासन में तो वही रहे। नीतीश कुमार जो उनके चेहरे हैं, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, शासन में तो 20 सालों से लगातार वही हैं। तो सारी जो बिहार में जो भी गड़बड़ी हुई है या बिहार में जो भी पतन हुआ है, सब उनकी वजह से हुआ है, ये भी तो लोग कह रहे हैं, ये भी तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं अवनीश जी आपका इसी पर एक कमेंट चाहूंगा छोटा सा, कि क्या विक्टिमाइजेशन होगा, क्या विक्टिम कार्ड से फायदा तेजस्वी को होगा? आपका म्यूट है लग रहा। जो विक्टिम कार्ड है उससे फायदा आरजेडी को होगा और ब्लेम कार्ड से फायदा एनडीए को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों तरफ से लाभ होगा। देखिए बीजेपी का गठबंधन हो या आरजेडी का गठबंधन हो, बिहार में बहुत ही थिन मार्जिन पर इलेक्शन होने जा रहा है, और वो 2 से 3-4% का ही अंतर है। जो जैसे क्रिकेट में मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे दूं, पिछली बार 0.34% का डिफरेंस था जी, 1% से भी कम था। तो इस डिफरेंस के साथ जब आप इलेक्शन में जा रहे हो, तब ये बहुत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप अपने पुराने वोटर को अपने साथ इंटैक्ट कर पाए कि नहीं, और नया वोटर क्या जोड़ पाए। और मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है वो फिर वही बात है कि वो प्रो डेवलपमेंट, प्रो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, जिस बात को लेकर के पिछली बार उनको ज्यादा समर्थन मिला, और जितना ही वो इस पर बात करेंगे उतना ही वो वोट एड ऑन करेंगे। द मोमेंट वो अपने पिता के टेन्योर पर जाएंगे, वो जगन्नाथ मिश्रा की बात करेंगे, उसके नाते वो तमाम सारे लोगों पर गाली देंगे, इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करेंगे, उतना उनको मुश्किल होगी, वो बीजेपी के ट्रैप में आते जाएंगे। जितना ही वो प्रो डेवलपमेंट, प्रो एम्प्लॉयमेंट बात करेंगे, उतना ही उनके लिए बेहतर परफॉर्म करना आसान होगा। हाँ, सीटों का कोलैबोरेशन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अखिलेश यादव ने किया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो एक तरीके का मॉडल है। ये आरजेडी ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो उस तरीके चेहरे, उस तरह का होमवर्क नहीं कर पाए थे बिहार में, क्योंकि वहां पर लीडर्स का भी एक तरीके से कहें तो एक अभाव था आरजेडी के पास लोकसभा लड़ने वाले, और बीजेपी से वो नेता आ नहीं रहे थे। जो नेता आए भी तो वो दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से आए, या कुछ जेडीयू के जो पहले से उनको जेडीयू टिकट नहीं दे रही थी, ऐसे नेता आए, तो उनके साथ बहुत फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, जिस पर हम लोग भी लगातार ध्यान दे रहे हैं, इसमें कुशवाहा मतदाता, खासतौर पर नीतीश कुमार के निष्क्रिय एक तरीके से होने के बाद जो कुशवाहा मतदाता है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश, लव कुश के नाम पर वहां पर उसको मॉडल दिया था, लव कुश मॉडल है ये बिहार के अंदर, उनको अपनी तरफ लाने की उनकी कोशिश है, और उस कोशिश में वो तमाम सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ भूमिहार बिरादरी के भी बहुत सारे नेताओं को अपने साथ जोड़ कर करके वो करीब दर्जन भर से ज्यादा टिकट, पिछली बार केवल एक भूमिहार को टिकट दिया था आरजेडी ने, इस बार ये माना जा रहा है
हाँ, अगली इस बार माना जा रहा है करीब 1 दर्जन टिकट देंगे। तो अब ये बहुत ही मतलब 2020 मैच की तरह है कि बीजेपी जब मैदान में उतरती, को हैमर करने के लिए उतरती है, जो हैमरिंग करने के लिए उतरेगी, उसके नेता उतरेंगे, प्रधानमंत्री उतरेंगे, तो वो बार बार भ्रष्टाचार की बात करेंगे और इसीलिए ये मुद्दा पोस्टर की तरह सामने आ गया है। लेकिन यही आपको समझना है कि आपको उनके मुद्दे पर बात करनी कि आपको अपने मुद्दे पर बात करनी, अपने मुद्दे पर बात करनी। मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा आज थोड़ा समय कम है। मैं अब सीधे रामदत्त जी से समझना चाहूंगा कि रामदत्त जी बताइए, आखिर इस मसले में अब क्या होने की उम्मीद है? थोड़ा शॉर्ट में, करीब 30 सेकंड 40 सेकंड में आप अपनी बात प्लीज रखिए। सीधी सी बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस तरह के आरोप अपने लालू और उनके परिवार पे लगाएंगे, क्योंकि जाहिर है किसी एजेंसी की, ईडी सीबीआई की ये हिम्मत तो है नहीं, या अमित शाह की, कि भाई जो इलेक्टोरल फंड के घोटाला किया था ईडी और सीबीआई से दबाव से जो पैसा ऐंठा था कंपनियों से, दवा कंपनियों से, उस पे तो केस चलेगा नहीं, उसकी तो जांच होगी नहीं। तो जाहिर है कि मोदी जी का काम करने का तरीका यही है कि भाई वो विपक्ष के लोगों को कोशिश करते हैं कि भाई आड़े हाथों ले, प्रताड़ित करें, उनको पेंट करें, और जो शरणागत हो जाए उसके सारे खून माफ, शरणागत हो जाए उसके सारे खून माफ। लेकिन वोटर बहुत समझदार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसको वोट देना है वो देगा, मतलब इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रामदत्त जी आपका भी, अवनीश जी आपका भी, और कुमार भवेश चंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।